हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सभी को? चलिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग किया था, उसमें ग्राफिकल मेथड्स के बारे में किया था। लेकिन डुअलिटी की अगर बात करें तो डुअलिटी में हम थोड़ा सा करेंगे ताकि आप लोगों को वहां पे हो सकता है कि क्वेश्चन आपको डुअलिटी से आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डुअलिटी वाली। डुअलिटी मेथड। ग्राफिकल मेथड के हम लोगों के मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है, उसका आने का चांसेस भी कम ही रहता है। डुअलिटी का हो सकता है दे दे। तो डुअलिटी मेथड में सबसे पहले हम लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी प्रॉब्लम गिवन है, उस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लो अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है किसी भी दो प्रोडक्ट को बनाने में, कैसे करेंगे? क्वांटिटी ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, या दूसरा क्या करेंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। दो पॉइंट ऑफ व्यू हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें दोनों को ध्यान में रखते हुए हम डुअलिटी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। वह डुअलिटी आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करने के लिए कहता है, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए आप लोगों को कन्वर्ट करो डुअल में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि डुअलिटी के कन्वर्जन का क्वेश्चन आप लोगों को, जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे एक्सरसाइज एक इलस्ट्रेशन जो हम लोग कर रहे थे, इलस्ट्रेशन जो हम लोग कर रहे थे उसमें कहीं डुअलिटी का भी एक आध क्वेश्चन डाल दिया था।
जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 28 में। तो डुअलिटी का कन्वर्जन करने के लिए भी हो सकता है कि आप लोगों को दे दे, इसीलिए मैं इसको करा दे रहा हूं, अदरवाइज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई डाउट हो तो आप लोग बताना, यहाँ पे किसी को भी अगर डाउट हो तो बता देना। लास्ट क्लास का कोई डाउट तो नहीं है ना, ताकि हम लोग आगे बढ़े, इसको आज डुअलिटी कंप्लीट करके हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे मूव करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 36। पेज नंबर 137। और प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है क्या? ए सिटी हॉस्पिटल का क्वेश्चन है। ये हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 39। आज मैंने फोटो उसका स्पाइरल कराया, फोटो कॉपी कराया, लगता है वो मिसिंग है क्वेश्चन। चलिए मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। सिटी हॉस्पिटल वाला, सिटी हॉस्पिटल वाला मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार आपको। आप लोगों को क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। परिधि, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वरुण 36 इज ऑल्सो द सिटी हॉस्पिटल। चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में सिटी हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा आप लोगों को, क्यों मेरे बुक में से मिसिंग है, वो देखना पड़ेगा। चलिए अब आगे आज हम लोग करते हैं नेक्स्ट डुअलिटी मेथड का। देखो कि डुअलिटी में हमारे पास दो चीजें ध्यान रखना है, एक होता है प्राइमल और दूसरा होता है डुअल। प्राइमल होता है और दूसरा डुअल होता है। गिवन प्रॉब्लम को डुअल कहते हैं, सॉरी प्राइमल कहते हैं। गिवन प्रॉब्लम इज प्राइमल प्रॉब्लम। गिवन प्रॉब्लम इज प्राइमल, बट इट हैज टू कन्वर्ट इनटू डुअल। नेक्स्ट उसका हमारे पास इसको कन्वर्जन करते हैं तो दिस इज अ डुअल एंड इट इज कन्वर्टेड इन डुअल। अगर किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करते वक्त क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। एक तरफ मैंने ले लिया प्राइमल,
और दूसरा तरफ ले लिया मैंने डुअल। सबसे पहला अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है प्राइमल, ध्यान देना, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है तो यह ड्यूअल में कन्वर्ट होकर आएगा, तो यह मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास प्राइमल मिनिमाइजेशन का है, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है तो यह कन्वर्ट होकर आएगा मैक्सिमाइजेशन में। थर्ड पॉइंट हमें ध्यान रखना है, प्राइमल का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वह कन्वर्ट हो जाएगा ड्यूअल में कंस्ट्रेंट के रूप में। अगर हमारे पास प्राइमल का कंस्ट्रेंट कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, प्राइमल में अगर हमारे पास प्रॉब्लम ग्रेट लेस देन का है तो वह ग्रेटर देन में कन्वर्ट होकर आएगा। देखते हो कि हम लोग का कंस्ट्रेंट अगर लेस देन है प्राइमल में तो यहाँ ग्रेटर देन कन्वर्ट होगा। सिक्स पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जस्ट वही सोचोगे कि अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो क्या कन्वर्ट होकर आएगा, क्या लेस देन इक्वल टू कन्वर्ट होकर आएगा। यह कन्वर्जन है डुअलिटी का। लेकिन डुअलिटी कन्वर्ट करते वक्त हम लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे, वह नोट याद रखना है आप लोगों को। नोट क्या कहता है, इन मैक्सिमाइजेशन केस, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है प्राइमल, इन मैक्सिमाइजेशन केस इन मैक्सिमाइजेशन केस all inequality sign of constraints should be less than equal to। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, अगर प्राइमल मैक्सिमाइजेशन का केस है, अगर प्राइमल मैक्सिमाइजेशन का केस है तो जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमारे पास इक्वेशन बनाते हैं इनइक्वालिटीज वाला, सभी का साइन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। अगर कंडीशन में लिखा इफ इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है, देन कन्वर्ट, यानी ऐसा नहीं है कहने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, दैट इज दैट इज any constraint, sign of any constraint, that is sign of any constraint is greater than equal to,
then convert it into less than equal to by applying sign negative on both साइड, दोनों तरफ। इसका मैंने बता दिया, मान लो कि आपके पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और मैक्सिमाइजेशन का केस है, यह कंडीशन इनइक्वालिटीज में हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, माइनस साइन लगाओगे दोनों तरफ, माइनस एक्स माइनस वाई, यह ग्रेटर देन का साइन या लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा -5। पहले इसे कन्वर्ट करोगे, यानी दिस ग्रेटर देन साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू द लेस देन। सबसे पहले यह काम करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। ये तो पहला पॉइंट हमारे पास हो गया। दूसरा पॉइंट, इसी तरीके से मैक्सिमाइजेशन का केस हो, मैक्सिमाइजेशन का, सॉरी मिनिमाइजेशन का, इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन, in case of minimization all inequality sign of constraints should be greater than equal to, सभी का greater than equal to होना चाहिए। if it is not so, that is any constraint has less than equal to sign, then convert it into greater than by applying negative sign। वही एग्जाम्पल क्या हमने ले लिया, अगर x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 है, मिनिमाइजेशन का केस है, पहले इसे हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइनस साइन माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5, दोनों तरफ नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। दिस इज द मैथमेटिकली रूल, यही अप्लाई करना पड़ता है हमें सबका। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि मैक्सिमाइजेशन में सभी का साइन यूनिफॉर्म लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। उसी तरीके से मैक्सिमाइजेशन में जितने भी कंस्ट्रेंट हैं, सभी कंस्ट्रेंट का साइन यूनिफॉर्म ग्रेटली होना, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तभी हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे। नहीं है तो हमें पहले लेस देन को ग्रेटर देन में या ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट बेटा ध्यान रखना आप लोगों को, आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे, आप लोग ये ध्यान रखोगे, यह एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है पॉइंट, या एमसीक्यू के लिए मैं यह पॉइंट लिखवा रहा हूं। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन प्राइमल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन डुअल। जब प्राइमल से डुअल कन्वर्ट कर लोगे तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स प्राइमल का नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगा डुअल के। मान लो 3 कंस्ट्रेंट्स प्राइमल में है, जब उस प्राइमल को कन्वर्ट करेंगे ड्यूअल में तो वह कन्वर्ट होकर आएगा, तो वहां पे वेरिएबल आपको 3 बनेंगे।
उसी तरीके से अगला चौथा पॉइंट भी एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा आपका ट्रू फॉल्स हो या एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो क्या कहता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जस्ट वाइस वर्ड्स है, थर्ड का लिख रहा हूं मैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल is equal to number of constraints in dual, number of constraints in dual। यह 4 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब यह कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल टिप्स पे कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट्स के आधार पे ही होंगे। किसी को डाउट हो इस पॉइंट पे तो बोलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक प्राइमल ले लिया, प्राइमल ले लिया, यानी हमारे पास है, पहला हमने एग्जांपल लिया, कन्वर्ट गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इनटू डुअल। क्वेश्चन में है बेटा मैक्स, सॉरी, क्वेश्चन में आप लोगों का, क्वेश्चन में आप लोगों का गिवन है मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड है 4x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। पहला कंस्ट्रेंट है 5x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 7। 4x1 plus x2 is less than equal to 9। 5x1 plus 2x2 is greater than equal to 4। x1 comma x2 should be greater than 0, equal to 0। यह हमारा प्राइमल प्रॉब्लम है। इस प्राइमल प्रॉब्लम में हमें कन्वर्ट करना है ड्यूअल में। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, मैक्सिमाइजेशन का है। ऑब्जेक्टिव हमारे पास गिवन है और यह 3 कंस्ट्रेंट्स है, ध्यान देना, यही चीज दी हुई है। हर कंस्ट्रेंट, मैक्सिमाइजेशन का केस है, हर कंस्ट्रेंट का साइन लेस देन होना चाहिए। यहां लेस देन है, यहां लेस देन, यहां ग्रेटर देन है। तो सबसे पहले आपको यहां कन्वर्ट करने पड़ेंगे। कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा, -5 माइनस लगाएंगे, -5x1 माइनस ट्वाइस x2 इज लेस देन इक्वल टू -4। मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया, मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। इसे कन्वर्ट करने के बाद इसे कन्वर्ट करने के बाद अब ड्यूअल में कन्वर्ट करेंगे। ड्यूअल का कन्वर्जन बहुत आसान तरीका है। मैं यहां जरा साइड में लिख लेता हूं, कैसे, जो लिख रहा हूं आप रफ में करना, सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट में x1 x2 का हमने वैल्यू लिखना है। जैसे पहला कंस्ट्रेंट का है 5, 3 और लेस, वहां पे जो साइन है इक्वल टू क्या, 7 ले लिया, यानी सभी का 5, 3 और 7। अगला हो गया हमारे पास 4, यहां x2 में मल्टीपल 1 है, 9। 5 -5 -2 -4। यह कंस्टेंट लिखने के बाद इस तरीके से आप कर देना। अब यहां पे देखो आप लोग, आपके पास ऑब्जेक्टिव
नीचे ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे 4 और 5। इस तरीके से रफ में प्रेजेंट कर लो। यानी आपको यह कंस्ट्रेंट बता रहा है, यह आपका कंस्ट्रेंट्स है, यह आपका ऑब्जेक्टिव बता रहा है। 4 और 5 आपका ऑब्जेक्टिव बता रहा है। अब क्या करना है, डुअल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम में लिखते चले जाओ। जैसे पहला रो में 5 3 7 है, तो मैंने उसे पहला कॉलम में लिख लिया 5 3 7। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया 4 1 -2, सॉरी 4 1 9 -5। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लिया -5 -2 -4। और ऑब्जेक्टिव में 2 है तो इसे लिख लिया 4 एंड 5। अब इसी तरीके से ब्रेक कर देंगे, ये हमारे पास इस तरीके से, क्योंकि 7 9 अलग ब्रेक है तो इसके लिए अलग ब्रेक कर दिया। अब देखो जरा, ये हमारे पास देखो, बताओ कि यहाँ पे प्राइमल में 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल बन गया आपके पास, देख रहे हो ना, 3 वेरिएबल बन गया, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। 3 कंस्ट्रेंट के कारण 3 वेरिएबल बना। अब देखो 2 वेरिएबल्स है यहाँ, x1 और x2 2 वेरिएबल्स हैं। तो देखो यहाँ पे आपको 2 कंस्ट्रेंट्स मिले। ध्यान रखना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब यह कन्वर्ट हमारे पास, हमने इसको कर दिया। अब इसको प्रेजेंट करेंगे डुअलिटी में। 3 वेरिएबल्स है हमारे पास, तो हमने क्या लेना पड़ेगा, लेट y1 y2 एंड y3 बी 3 वेरिएबल्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आपका क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन, क्योंकि प्राइमल आपका मैक्सिमाइजेशन था। मिनिमाइजेशन जेड स्टार जेड डैश कुछ भी लिख देना। देखो जरा, अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे प्राइमल का यह क्या था, ऑब्जेक्टिव, यह यहाँ पे कन्वर्ट होके कंस्ट्रेंट में आ गया। और जो आपका यहाँ पे कंस्ट्रेंट था प्राइमल में, यह जो कंस्ट्रेंट था, यह कंस्ट्रेंट आपका यहाँ क्या बन के आ गया, ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो यही चीज कहता है कि ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट होगा और कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, तो इसके लिए y1 है, इसके लिए y2 है और इसके लिए y3 है। तो क्या लिखेंगे, 7y1 प्लस 9y1 माइनस 4y3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा यह है, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है तो हम क्या लिखेंगे, 5y1 प्लस 4y2 माइनस 5y3। मिनिमाइजेशन का लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर लेना है, इक्वल टू 4 हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तीसरा हमारे पास सेकंड, 3y1 प्लस y2 माइनस 2y3 should be greater than equal to 5। and lastly y1 y2 y3 should be greater than equal to 0। यह कन्वर्जन हुआ प्राइमल से डुअल में। अब किसी को डाउट हो तो आप लोग जरा क्वेरी पे आ जाओ।
चलिए, आप इस तरीके से आप डुअलिटी में कन्वर्जन कर ले सकते हैं। तो डुअलिटी का यही कन्वर्जन है, आप लोगों को जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है उसको डुअलिटी में कन्वर्ट कर लेना है। अगर मिनिमाइजेशन होगा तो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्जन करना होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जस्ट ए मिनट। second constant is 3y1 plus y2 minus 2y3 should be greater than equal to 5, यह होगा। यह मॉड्यूल का क्वेश्चन, ये मैंने अपने तरफ से एक क्वेश्चन लिया है, ये मैंने अपने तरफ से क्वेश्चन लिया है। अयपा 3y1 plus y2 minus 2y3 should be greater than 2, यह कहां पे है इसमें 3y1, तो कंस्टेंट 3y1 plus y2 minus 2y3 should be greater than equal to 5, यहाँ पे 5 है, आप ध्यान दोगे यहाँ पे कंस्टेंट हमारा यहाँ 5, देखो ये 5 है, 5 को कन्वर्जन किया हमने यहाँ। यह टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग में है, लीनियर प्रोग्रामिंग में ही है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कहीं पे होगा। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्जन? अब ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्जन क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्टिव का हमने देखो, हमारे पास पहले ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का था, तो वहां पे हमारे पास हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अगर कोई भी, मैंने कहा कि जब प्रॉब्लम कोई भी होता है, मान लो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का दूसरा एक और तरीका भी है हमारे पास, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन मिनिमाइजेशन की जाए, तो उसका जो कन्वर्जन हम डुअलिटी में करेंगे तो मिनिमाइजेशन के रूप में करेंगे। तो यही हमारे पास कन्वर्जन है ऑब्जेक्टिव से कंस्ट्रेंट में। अब यहां पे देखो कि हमने कन्वर्ट किया है, यह ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज कन्वर्टेड इनटू द कंस्ट्रेंट एंड कंस्ट्रेंट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्टिव। यानी कंस्ट्रेंट हमारे पास रिसोर्सेज बता रहा है, एंड रिसोर्सेज टू बी मिनिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का कम से कम यूटिलाइज करते हुए नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स और वाई को ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट जो भी हो, उसको ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए हम सिर्फ मैक्सिमाइजेशन के तरफ से नहीं सोच सकते, मिनिमाइजेशन के तरफ से भी सोच सकते हैं। विशेष, आपका क्वेश्चन का आंसर है। पानी तक ले, कन्वर्जन को एक बार एक्सप्लेन करें। ओके, देखिए एक बार फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो कि सबसे पहले आप तीनों जो भी जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसको एक मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। सबके कंस्ट्रेंट 5 3 और 7, मैंने लिखा 5 3 7, 4 1 और 9, x2 में मल्टीपल 1 है इसलिए 1 लिया, 4 1 और 9। यहां पे हमने देखो ग्रेटर देन का नहीं लेना, हमें कौन सा लेना है जो लेस देन कन्वर्ट, मैक्सिमाइजेशन का केस था, इसलिए -5 -2 -4, -5 -2 -4। ऑब्जेक्टिव को लिख लेंगे 4 और 5, यहां लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं हम, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो इज रिटन इन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इज रिटन इन सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इज रिटन इन थर्ड कॉलम,
and fourth objective is also as a written as फोर्थ कॉलम। तो हमारे पास इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे तीन वेरिएबल मिल गया, या तीनों वेरिएबल्स हमारा y1 y2 y3 लेंगे, और उसके बाद नॉर्मली हम प्लॉट कर देंगे क्या, ऑब्जेक्टिव 7y1 प्लस 9y2 माइनस 4y3, लेकिन मिनिमाइजेशन का केस हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेंट 5y1 प्लस 4y2 माइनस 5y3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एंड 3y1 plus y2 minus 2 should be greater than equal to 5, y1 y2 should be y3 should be greater than equal to 0। ये होना चाहिए, यही तो हमारा फॉर्मेशन में। तो इस तरीके से फॉर्म करना है। आगे बढ़े, इसको आगे बढ़े। why we have mentioned minus 5 minus from where। अब आपको मैंने यहां पे कहा कि, मैंने कहा कि आप बताओ कि मैक्सिमाइजेशन में हमें हर साइन लेस देन होना चाहिए, लेकिन मैंने क्वेश्चन में जानबूझ के आपको ले लिया क्या, मैंने क्वेश्चन में ले लिया, मैंने क्वेश्चन में लिया है, देखोगे ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने नोट में लिखा है कि इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ग्रेटर देन साइन शुड बी कन्वर्टेड इनटू द लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास सभी का साइन यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेस देन, ग्रेटर देन को लेस देन में कहोगे करेंगे। अब आप कहोगे कि सर यूनिफॉर्मिटी के लिए ग्रेटर देन को लेस देन में, लेस देन को ग्रेटर देन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। मैक्सिमाइजेशन में हम ऑलवेज, मेरा जो कंस्ट्रेंट होना चाहिए वह फिजिबिलिटी के लिए, वह लेस देन इक्वल टू के लिए होता है, इसलिए जो ग्रेटर देन का साइन होगा उसे हमें लेस देन में कन्वर्ट करते हैं। अगर मिनिमाइजेशन का है, उसकी फिजिबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू से होती है, जो हमने ग्राफिकली में भी बताया था कि वो अपर अपर होता है। अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो उस केसेस में मिनिमाइजेशन में वह फिजिबल रीजन देता है, इसीलिए ग्रेटर देन का इक्वल टू साइन वहां पे लेते हैं। अगर वहां लेस देन इक्वल टू होगा तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। अब बताइए आप। आप देखनीता, आप इसको मैट्रिक्स रफ में फॉर्म करो और उसके बाद कैलकुलेट करो। चलिए, ये तो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक था। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे आज, जो पेपर में आता है और आया भी है। वह चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर इज, टॉपिक है, इस तरीके से मान के चलो, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सबसे पहला आपको डेफिनेशन समझना है, क्योंकि इस डेफिनेशन से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन एक बार आया है। क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ो, आपको डेफिनेशन से एमसीक्यू क्वेश्चन आना ही आना है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहीं नहीं छोड़ना, आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को मैं जो बता रहा हूं। अगर मार्क्स सिक्योर करना है तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू पे भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर
प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको स्पेशल टाइप कहा गया है। यानी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, आपको क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी ट्रांसपोर्टेशन इज ए स्पेशल मॉडल, असाइनमेंट इज ऑल्सो ए स्पेशल मॉडल, जब हम असाइनमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आएंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग का एक स्पेशल मॉडल है। तो यहाँ पे लीनियर ट्रांसपोर्टेशन क्या कहता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेसिकली concerned with problem to transfer of या transport of goods from different source to different destination, different source to different destination at minimum transportation cost. Minimum transportation cost according to supply of source and requirement of destination, requirement of destination। यह डेफिनेशन है, इसमें से आपको एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, which of the following model is applied for transfer of goods from different source to different destination at minimum cost। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल is basically concerned with the transfer of goods from one different source to different destination at minimum transportation cost। लेकिन मैंने इसमें क्या एक वर्ड लिखा, अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ सोर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डेस्टिनेशन। सप्लाई ऑफ सोर्स मतलब मान लो किसी भी कंपनी का फैक्ट्री 3 प्लेस पे लोकेटेड है, 3 जगह पे, 3 हमारे पास प्लेस पे उसकी फैक्ट्री लोकेटेड है और वेयर हाउस भी उसके डिफरेंट प्लेस पे लोकेटेड है। तो फैक्ट्री की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, तीनों फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग अलग है, टोटल तीनों मिलाकर कितना फैक्ट्री प्रोडक्शन कर सकती है। और जो डिपोज है, डेस्टिनेशन जहां पे वो अपनी गुड्स को वेयर हाउस में भेजता है, तो उस डिपो की क्या रिक्वायरमेंट, यानी कि उस वेयर हाउस को रखने की कितनी कैपेसिटी है, उसी के अनुसार तो हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। तो बेसिकली सिर्फ हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं सोच सकते हैं, हमारे सप्लाई यानी फैक्ट्री की कितनी सप्लाई करने की कैपेसिटी है एंड डेस्टिनेशन की कितनी रखने की कैपेसिटी है।
अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो मिनिमम सोचोगे ही सोचोगे, क्योंकि हम एक डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट डेस्टिनेशन पे अगर मैं ट्रांसपोर्ट करता हूं तो मेरा डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो आप लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में यानी सर्विस कॉस्टिंग में भी आप लोग पढ़े हो कि अगर डिस्टेंस अलग है तो हमारे पास लोड पर किलोमीटर फेयर कॉस्ट भी अलग अलग होता है। तो बेसिकली वही चीजें हैं। अगर डिफरेंट प्लेस पे सोर्स है यानी फैक्ट्री डिफरेंट प्लेस पे है और हमारा डेस्टिनेशन डिफरेंट प्लेस पे है यानी डिपो डिफरेंट प्लेस पे है, डिस्टेंस सबका डिफरेंट डिफरेंट है। यानी मेरे कहने का मतलब है, मान लो कि हमारे पास तीन फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री F1, फैक्ट्री F2 और फैक्ट्री F3, एंड डेस्टिनेशन इज D4 इज D1 D2 D3। हर फैक्ट्री हर डिपो को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, हर फैक्ट्री हर डिपो को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री डिपो को ट्रांसपोर्ट नहीं करे। मैंने एक जनरल केस ले रहा हूं, हो सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन हो तो बात की चीजें हैं, लेकिन मैं अभी जनरलाइजेशन की बात कर रहा हूं। हर फैक्ट्री हर डिपो को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जब हर फैक्ट्री हर डिपो को ट्रांसपोर्ट करेगा तो फैक्ट्री वन से डी1 D2 D3 की डिस्टेंस अलग होगी। जब डिस्टेंस अलग होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट भी अलग होगी। F2 से D1 D2 D3 की डिस्टेंस अलग है तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट अलग होगा। फैक्ट्री 3 से हमारा डेस्टिनेशन D1 D2 3 का डिस्टेंस अलग है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग अलग होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग है तो हमारे साथ प्रॉब्लम यह अराइज हो गया कि किस फैक्ट्री से किस डिपो पे मुझे कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट करना चाहिए जिससे कि मेरा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ सोर्स, मान लो फैक्ट्री 1 को 30 यूनिट प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, फैक्ट्री 2 को 50 यूनिट है और इसको 20 यूनिट है, यानी टोटल तीनों मिलाकर 100 यूनिट प्रोडक्शन करता है। अब D1 की रिक्वायरमेंट मान लो 20 है, इसका 50, D2 का 50 है और D3 का 30 है। मतलब तीनों का D3 मिलाकर 100 यूनिट का प्रोडक्शन इसकी भी रिक्वायरमेंट है। मतलब हमारे पास फैक्ट्री 1 से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो यानी 100 यूनिट सप्लाई हो जाएगा और हम इसको रख देंगे अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ सोर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डेस्टिनेशन। इत्तफाक से ये तो नॉर्मल सिचुएशन हुआ। मैंने दूसरा सिचुएशन लिया कि अगर फैक्ट्री 1 30 यूनिट का प्रोडक्शन करता है और हमारे पास फैक्ट्री 2 40 यूनिट का प्रोडक्शन करता है और फैक्ट्री 3 30 का, और टोटल हमारे पास 90 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन डिमांड, मान लिया जाए कि यह डिमांड 100 का ही है, डिमांड 100 का यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है, तीनों डिपो का मिलाकर 100 यूनिट का डिमांड है। मतलब रखने की कैपेसिटी 100 है, यहां 90 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो 10 यूनिट कम तो ट्रांसफर होगा। 10 यूनिट्स हमें यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो 10 यूनिट्स कौन नहीं करेगा? फैक्ट्री 1 नहीं करेगा, या फैक्ट्री 2 नहीं करेगा, या फैक्ट्री 3 नहीं करेगा, या कोई दो फैक्ट्री मिलकर 10 यूनिट नहीं करेगा, या हमारे पास तीनों फैक्ट्री मिलकर 10 यूनिट नहीं करेगा। यह भी सिचुएशन हो सकता है। या अगर मैंने कहा कि डिमांड मान लिया जाए 20 यूनिट D1 का है और हमारे पास D2 का 40 यूनिट है और इसका 30 यूनिट, अब डिमांड 90 ले लिया और मेरा प्रोडक्शन कितना 100 का है। देखो 100 प्रोडक्शन हो रहा है, रखने की कैपेसिटी कितना है 90 है, मतलब 10 यूनिट कम सप्लाई होगा। अब 10 यूनिट कम कौन सप्लाई करेगा? या तो फैक्ट्री 1 करे, या फैक्ट्री 2 करे, या फैक्ट्री 3 करे, या कोई दो मिलाकर करे, या कोई तीनों मिलाकर 10 यूनिट कम सप्लाई करेगा। इस तरह के सिचुएशन के लिए हमने डेफिनेशन में डाला अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ सोर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डेस्टिनेशन। यह हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन है। अब आप लोग बताओगे इस पॉइंट पे कहीं पे डाउट हो तो बताना। आप किसी को डाउट हो तो बताओगे।
किसी को डाउट? चलिए, अभी तो क्या आइसक्रीम की दुकान तोड़ के बनाई है ना, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट मॉडल को कैसे सॉल्व किया जाए। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप, यानी हमारे पास सबसे पहले आईबीएफएस फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, पहला स्टेप आपको फाइंड आईबीएफएस, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईबीएफएस। आप लोग एब्रिवेटेड वर्ड भी ध्यान रख लेना, आईबीएफएस। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद जो आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया इनिशियल, उसके बाद करोगे फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन, या इसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमलिटी हम फाइंड आउट करें कि बिना इनिशियल, देखो अब बात आती है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक प्राइमरी सॉल्यूशन है जो हम निकाल सकते हैं कि किस फैक्ट्री से किस डिपो पे कितनी यूनिट कहां हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इनिशियली आप किसी भी एजम्पशन, दिस इज द, ये बेस्ड है पूरा एजम्पशंस का। उसको एजम्पशंस हम बताएंगे कि किसने क्या एजम्पशंस लिया है, किसके आधार पे है कि इनिशियली बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम एजम्पशन बेस पे करते हैं। जैसे वो एजम्पशन क्या हो सकता है, अब मान लो कि मैंने कहा कि एजम्पशन क्या हो सकता है, चलिए थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं पहले एजम्पशन बेस सोचता हूं कि फैक्ट्री वन अपनी जितनी भी प्रोडक्शन कर रहा है पहले डी वन को दे दिया। जैसे मान लिया 30 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है और डी वन की डिमांड 20 यूनिट है, फैक्ट्री वन ने डी वन को 20 यूनिट दे दिया, मतलब डी वन अपना डिमांड फुलफिल कर लिया, तो बचा फैक्ट्री वन का 10 यूनिट। अब 10 यूनिट किसको देगा, फैक्ट्री वन ने डी वन को दे दिया तो फैक्ट्री टू को, डी टू को देगा, तो वह डी टू को दे दिया।
फिर D2 को 10 यूनिट देने के कारण D2 के पास 40 यूनिट का अभी बाकी है कि 40 यूनिट और रख सकता है, वो फैक्ट्री 2 से लेगा। इस तरह का एजम्पशन लेकर हम क्या करते हैं, एक प्राइमरी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो उसे कहा जाता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये तो एक तरीका हुआ हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सोचने का। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि मान लो हम देखें कि किस फैक्ट्री से किस डिपो पे ट्रांसपोर्ट करने का जो कॉस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम ट्रांसपोर्ट करें। जिस फैक्ट्री से जिस डिपो का सबसे कम कॉस्ट होगा उसी को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेसिस पे हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन सी फैक्ट्री किस डिपो को कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट करेगा, वो भी एक एजम्पशन है। तो हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यह दो स्टेप्स फॉलो करने होंगे। लेकिन अभी तक जो पेपर में आ रहा है, पेपर में आपको 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वह IBFS का आएगा, ध्यान रखना। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया, यानी आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए आया, ऑप्टिमम निकालने के लिए आपको इनिशियल तो निकालना ही निकालना है, एंड देन आप टेस्ट करोगे ऑप्टिमलिटी को, तो जाकर फाइनल होगा। वह कम से कम तो आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ऐसा चांसेस बहुत कम है ऑप्टिमलिटी का। क्वेश्चन में क्या आ सकता है, या तो सिर्फ IBFS निकालो, या कहेगा कि आपको IBFS दे दिया, IBFS गिवन है, अब क्या करो, बताओगे ऑप्टिमम है कि नहीं है, इज दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम और नॉट, यह चेक करने के लिए दे देगा। तो एक स्टेप आपको सॉल्व करके दे दिया, यह फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, अगर हम बात करें अब कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की मॉडल होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट मैट्रिक्स का होता है फॉर्मेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे हम देखते हैं, मान लिया हमने तीन ही फैक्ट्री ले, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, या कोई जरूरी नहीं कि जितने फैक्ट्री उतना ही डिपो होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। फैक्ट्री अगर अलग है तो डिपो भी, फैक्ट्री 3 है डिपो 4 भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो फैक्ट्री 1, D1, D2, D3, हमारे पास तीन फैक्ट्री और तीन डिपो। इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। देखोगे जरा, ये जो बॉक्स जो बनता है इसको हम लोग सेल वर्ड यूज करते हैं। F1 D1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री और फर्स्ट डिपो C11, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम C12, फर्स्ट रो फर्स्ट फैक्ट्री टू डिपो 2, 13, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फैक्ट्री 1 टू डिपो 3। इसी तरीके से C23, सी सॉरी C21, सॉरी C21, C21, C22, C23, इसी तरीके से C31, C32 और C33। अब देखो, फैक्ट्री की सप्लाई करने की कैपेसिटी, यहाँ पे सप्लाई लिया जाता है, और यहाँ पे डिमांड या रिक्वायरमेंट, डिमांड इज रिक्वायरमेंट, सप्लाई हमारा S1 है, S2 है और S3 है, एंड डिमांड इज D1, D2 एंड D3। इस तरह का जो फॉर्मेट होगा इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैट्रिक्स। अब इसी देखोगे, या कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन होगा, इसी कॉस्ट मैट्रिक्स में हम डिफरेंट एजम्पशंस के आधार पर वह हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, और उस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फिर टेस्ट की जाती है कि वह ऑप्टिमम होगा या नहीं। तो ये हम तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का,
जो एक थ्योरेटिकल ओवरव्यूज हैं, कंसेप्ट जो हम आगे बढ़ेंगे। इस पॉइंट तक किसी को डाउट हो तो बताओगे जरा। इस पॉइंट तक किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है, अब हेडिंग डालोगे, क्योंकि अब आईबीएफएस सॉल्व करना है हमें। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग आईबीएफएस। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं, यानी एजम्पशंस कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? सबसे पहला मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे NWCM। दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड, यानी LCM, लीस्ट कॉस्ट मेथड। एंड थर्ड इज वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। फैम। अब देखिए जरा, यह तीन मेथड्स है। बेसिकली क्वेश्चन में आपको अगर आईबीएफएस आता है, तो आईबीएफएस में तो सबसे पहले आपको या तो मेथड डिफाइन होगा कि आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करें, या लीस्ट कॉस्ट मेथड से करें, या वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड से करें। आपके पास मेंशन होगा। अगर इत्तेफाक से क्वेश्चन मेंशन नहीं है, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगा, ध्यान देंगे जरा। आपको देखो, क्वेश्चन में आपको एक वर्ड लिखेगा। मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ बिल्कुल आप लोग दिमाग में सेट कर लेना।
कि मान लो कि क्वेश्चन में कहा कि फाइंड आईबीएफएस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मेथड मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दो, कोई भी मेथड अप्लाई कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया कि फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फॉर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उस केसेस में आप वॉगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाओगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड से अप्रोप्रिएट मेथड होता है वॉगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वॉगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड इज वेरी नियरेस्ट टू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑलवेज गिव्स द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसलिए अगर मेथड मेंशन नहीं है मेथड्स और कहता कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और आईबीएफएस केवल फाइंड आउट करना है, तो आप वॉगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाओगे। ये आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना। आप लोग वॉगेल अप्रोक्सीमेशन इज द वेरी नियरेस्ट टू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, वेरी नियरेस्ट टू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इस नियरेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन होने के कारण ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले वैम लगाते हैं, वॉगेल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। नहीं तो अगर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहा, सिर्फ कहते हैं फाइंड आईबीएफएस इनिशियल बेसिक विजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लगा दो, लिस्ट कॉस्ट लगा दो, वॉगेल अप्रोक्सीमेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से कोई मेथड लगा दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को डाउट, किसी को क्वेरी इन तीनों मेथड्स में जो मैंने बताया, किसी को क्वेरी? चलिए आगे बढ़ते। चलिए अब आते हैं आईबीएफएस के स्टेप्स। यानी तीनों मेथड्स करेंगे, लेकिन आईबीएफएस फाइंड आउट करने के लिए हमें केसेस पे चलना है। केसेस, सबसे पहला केस, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या क्या केस आ सकता है। केस वन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस, मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस, मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मिनिमाइजेशन तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया, ठीक है जी। चलिए ये तो हमने बता दिया कि मिनिमाइजेशन मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन बैलेंस क्या है, हमने एक केस बना लिया बैलेंस का। तो यहाँ बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस मीन्स, बैलेंस मीन्स टोटल सप्लाई ऑफ सोर्स is equal to total requirement of destination, total requirement of destination, यानी that is total supply
इज इक्वल टू टोटल डिमांड या टोटल रिक्वायरमेंट। दिस इज अ बैलेंस केस। चलिए, अगर बैलेंस केस है, ध्यान दोगे जरा आप लोग, हमने यहाँ पे पहला केस लिया, देखोगे जरा, हमने यहाँ लिया था 100 टोटल सप्लाई है फैक्ट्री का और 100 डिमांड है। दे आर द बैलेंस केस, ये दोनों बराबर हैं, दे आर द बैलेंस केस। लेकिन यहाँ 90 और 100, दिस इज नॉट ए बैलेंस केस। 100 एंड 90 इज नॉट ए बैलेंस केस। तो हमारा केस क्या है, ये ध्यान रखना है, बैलेंस है या अनबैलेंस है। सबसे पहला तो ये क्वेश्चंस में हमेशा क्वेश्चन करते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोग क्या करोगे, बैलेंस है या नहीं बिना चेक किए हुए आगे नहीं बढ़ोगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन तभी आगे बढ़ना है क्योंकि बैलेंस है या नहीं है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहला आईबीएफएस का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, अब देखोगे आप अपने, आप लोग अब ट्रांसपोर्टेशन का निकालोगे जरा, आप लोग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल निकालोगे जरा, और जरा क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा बताओगे। एक कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी वाला ही है ना। पेज नंबर 114, इलस्ट्रेशन नंबर 23 है। द कॉस्ट कॉन्शियस क्वेश्चन है ना। यह क्वेश्चन अनबैलेंस का है, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन थोड़ा सा, हम लोग बैलेंस का क्वेश्चन करना है। आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर, मेरे में इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, ये लगता है पुरानी बुक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। मैन्युफैक्चरर हैज डिस्ट्रीब्यूशन विद सेंटर एक्स वाई जेड, क्वेश्चन जरा मैच करोगे आप लोग। द मैन्युफैक्चरर हैज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एक्स वाई एंड जेड, दीज सेंटर्स हैव 40 20 एंड 40 यूनिट ऑफ हिज प्रोडक्ट। आप लोग क्वेश्चन बताओगे या क्वेश्चन नंबर कितना है।
क्वेश्चन नंबर 26। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास क्वेश्चन आप लोगों का किसी का 23 आ रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 124। और चेंजेज हो रहे हैं इसमें। पेज नंबर 26 किसी का 23 पे है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन सेम होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर हैज द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एक्स वाई जेड, यही क्वेश्चन है। दीज सेंटर्स हैव 40, 20 and 40 units of his product. His retail outlets, his retail outlets of A, B, C, D, and E requires 25, 10, 20, 30, and 15 units respectively. The transportation cost per unit between each center and each outlet is given in the following table. यही क्वेश्चन है ना? चलिए, यही क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। लेकिन मैं यहाँ पे अभी ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को नहीं करा रहा हूं। आप लोग ये दिमाग में बिठाना, अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि जो बुक का स्थिति है कि हमें सबसे पहले आईबीएफएस सीखना चाहिए, फिर देना मैं उसके बाद ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे आए। यहाँ डायरेक्टली ऑप्टिमम सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं, पहले आप आईबीएफएस सीखेंगे, उसके बाद ऑप्टिमम पे जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों का कंफ्यूजन यह नहीं होना चाहिए कि सर ने यहाँ पे ऑप्टिमम नहीं निकाला है। इस क्वेश्चन को हम ऑप्टिमम में आएंगे कि ऑप्टिमम कैसे फाइंड आउट की जाएगी, करेंगे उसको। तो सबसे पहले पहला स्टेप तो हमें आना चाहिए कि आईबीएफएस कैसे निकालें। तो आईबीएफएस के लिए निकालने के लिए हम यहाँ पे यह इलस्ट्रेशन नंबर 26 आप लोगों का ले रहे हैं। जो आईबीएफएस हम फाइंड आउट करेंगे, पहले इस क्वेश्चन में चेक करो आप लोग, इस क्वेश्चन में आप लोग चेक करो, बताओ कि यह बैलेंस है कि अनबैलेंस है। आपके पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं एंड रिटेल आउटलेट हमारे पास ए बी सी डी ई है। बताओ जरा, बैलेंस है या अनबैलेंस है? ऐड कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का टोटल क्वांटिटी ऐड करो, देखो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100 आ रहा है। और उसके बाद देखो रिटेल आउटलेट्स का, रिटेल आउटलेट्स का डिमांड को अगर आप ऐड कर लो, देखो क्या आ रहा है, वो भी बैलेंस आ रहा है। यह बैलेंस का प्रॉब्लम है। चलिए, पहला केस तो हमारा बैलेंस का ही है, पहला केस तो बैलेंस का ही करना है। अब बताओ मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का है? बैलेंस तो हमने चेक कर लिया, मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है? बताइए फटाफट। मिनिमाइजेशन बिल्कुल सही है, मिनिमाइजेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। और ये चीज मैं बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन का मेन ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ही होता है। आगे मैक्सिमाइजेशन का केस आएगा तो हम लोग उस चीज पे डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग, आप लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 26 है। हेडिंग डालेंगे आईबीएफएस इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ब्रैकेट में बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। फॉर्मेट जरा तैयार कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है एक्स वाई और जेड। इसके बाद है
रिटेल आउटलेट्स, रिटेल आउटलेट्स हमारे पास ABCDE, रिटेल आउटलेट्स का कॉलम में यहाँ पे डिमांड होगा और यहाँ सप्लाई होगा। फॉर्मेट आप लोग बनाते चलेंगे। कॉस्ट गिवन है आपको, देखोगे एक्स से ए का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 55 है, यहाँ ब्रैकेट में लिया मैंने 55, बॉक्स में ले रहा हूं 30, 40, 50 एंड देन 40। वाई का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया 35, 30, 100, 45 एंड 60। 40, 60, 95, 35, 30। देखोगे एक्स वाई जेड की सप्लाई की कैपेसिटी दी हुई है 40, 20 एंड 40। डिमांड दी हुई है एक्स ABCDE का 25, 10, 20, 30 एंड 15 यूनिट्स। यह हमारा दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर निकालते हैं। अब ध्यान देना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नाम कैसे पड़ा। चलिए, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, जब कोई भी डायग्राम ड्रॉ होता है मैप के लिए, तो ये नॉर्थ होता है या साउथ होता है या ईस्ट होता है और वह वेस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यह कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट होता है। देखो लो बेटा, देखो आप लोग जरा, अब डिमांड ये वाला तो हमारा नॉर्थ में साउथ में है, ऊपर ईस्ट वेस्ट में है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पहला हुआ कि नहीं हुआ? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पहला है, पहला सेल, इसको सेल बोला, जिस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग सेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं। पहला सेल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल है या नहीं? बताओगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल है कि नहीं? देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पहला सेल आया, पहला सेल क्या है हमारे पास? एक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहला रिटेल आउटलेट को देगा,
सबसे पहले तो एक्स तो पहला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और ए हमारा क्या हो गया, पहला रिटेल आउटलेट्स है। सेल में देखोगे तो यही है ना, एक्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज फर्स्ट एंड रिटेल आउटलेट इज फर्स्ट। तो बेसिक एजम्पशन क्या कहता है कि पहला फैक्ट्री पहले रिटेल आउटलेट्स को देगा, यानी पहला फैक्ट्री पहला डिपो को ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर डी फैक्ट्री के पास बचता है तो दूसरे डिपो को देगा, अगर फैक्ट्री के पास बचता नहीं है तो वह आगे ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा, उसका नहीं करेगा वो आगे। ये ध्यान रखना है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बेसिक एजम्पशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फैक्ट्री विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द फर्स्ट डिपो। अगर हमारे पास फैक्ट्री की कैपेसिटी बची हुई है, सप्लाई बचा हुआ है, तो नेक्स्ट डिपो को देगा। अगर खत्म हो गया तो दूसरे डिपो से ए लेगा, यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री लेगा, सॉरी फर्स्ट डिपो लेगा। इस तरह का सिचुएशन आएगा। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नाम दिया गया है एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के रूप से। लेकिन बेसिक एजम्पशन है कि फर्स्ट फैक्ट्री विल बी ट्रांसपोर्ट फर्स्ट फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट गुड्स टू द फर्स्ट डिपो। ध्यान देना है आप, फैक्ट्री एक्स है, ए को ट्रांसपोर्ट करेगा। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए, एक्स है 40 यूनिट, एक्स की 40 यूनिट कैपेसिटी है, और एक्स ए को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्स ए को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ए की डिमांड 25 है। ध्यान देना, एक्स की सप्लाई करने की कैपेसिटी 40 है और ए की डिमांड 25 यूनिट है। अब बताओ ए कितनी क्वांटिटी एक्स से लेगा, 25 यूनिट लेगा कि नहीं लेगा, 25 यूनिट लेगा। यानी हमें जो फैक्ट्री जिस डिपो पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उस फैक्ट्री की सप्लाई और उस डिपो की डिमांड, डिपो और डिमांड देखेंगे, विच एवर इज लोअर और इक्वल, वही ट्रांसपोर्ट की जाएगी, वही क्वांटिटी इस सेल में अलॉट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, एक्स की 40 यूनिट सप्लाई करने की कैपेसिटी है और ए का 25 यूनिट सप्लाई करने की कैपेसिटी है। तो 40 और 25 विच एवर इज लोअर, यानी 25 यूनिट 25 यूनिट यहां ट्रांसपोर्ट होगा। 25 यूनिट, जैसे ही आपने 25 यूनिट अलॉट किया तो इसका मतलब ए की डिमांड खत्म हो गई, जीरो, ए अब किसी से नहीं लेगा, और एक्स की 25 यूनिट सप्लाई कर दिया तो 15 यूनिट इसके पास सप्लाई करने की कैपेसिटी है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, किसी को डाउट इस पॉइंट पे बताओगे जरा। चलिए अब देखो जरा अब हमारे पास, अब ध्यान देना जरा, अगर एक किसी भी एक की डिमांड खत्म हो गई, मतलब एक किसी भी फैक्ट्री से, यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से नहीं लेगा, वाई और जेड से भी नहीं लेगा, तो इस कॉलम का काम तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, इस कॉलम का तो काम खत्म हो गया। तो इस कॉलम को अगर आप रिमूव करके देखो, ढांक इसको रिमूव करो, मतलब हटा दो, अपने हाथों से इसको छुपा दो ए कॉलम को, तो आपका अगला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यही आएगा कि नहीं आएगा, बी आएगा कि नहीं आएगा, जवाब देना जरा। मैंने कहा कि ए का मैंने कहा ए का डिमांड फुलफिल हो गया, ए कॉलम को मैं यहां से रिमूव कर दूं, अपने हाथों से छुपा दो इसको, तो अगला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या बनेगा, यानी एक्स बी का सेल बनेगा, बी का पहला सेल बनेगा। किसी को डाउट है तो बताना बेटा, यहां बताओ आप लोग, किसी को डाउट इस पॉइंट पे। चलिए क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या करना है, हमें ए को हटा दिया हमने, ए हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारे पास यहां पे आएंगे, अब ध्यान देना जरा, समझना, अगर एक्स ने ए को ट्रांसपोर्ट किया और ए की डिमांड खत्म हो गई, तो अब क्या करो, जहां पे आपने अलॉटमेंट किया ए में, उससे हॉरिजेंटली
राइट की ओर, हॉरिजेंटली आगे की ओर बढ़ो, हॉरिजेंटली राइट बढ़ो। तो यहाँ पे एक्स की डिमांड, एक्स की सप्लाई करने की कैपेसिटी 15 है और बी की डिमांड कितना है, 10 है। तो 15 और 10 विच एवर इज लोअर, हम यहाँ पे 10 यूनिट अलॉट करेंगे। 10 यूनिट अलॉट करते ही बी की डिमांड खत्म हो गई और ए की सप्लाई करने की कैपेसिटी अभी 5 बची हुई है। यानी एक्स अभी सप्लाई करेगा, बी अब किसी से सप्लाई नहीं ले सकता है, तो बी की डिमांड खत्म हो गई और एक्स की सप्लाई है। तो जहां से आपने अलॉटमेंट किया था वहीं से हॉरिजेंटली नेक्स्ट सेल में आप मूव करो, यहां पे मूव कर जाओ। अब देखो सी, सी की डिमांड कितनी है, 20, और सी का सप्लाई कौन करेगा, एक्स। 5 यूनिट इसको सप्लाई मिल रहा है, तो 20 और 5 विच एवर इज लोअर, 5 यूनिट यहाँ पे अलॉट होगा। 5 यूनिट अलॉट होते ही यहाँ कितना हो गया, दिस इज 15, 15 यूनिट बचेगा, यहाँ 15 यूनिट बचेगा, यहाँ 0 हो गया। मतलब अब हमारे पास सप्लाई एक्स, एक्स अब आगे किसी को सप्लाई नहीं कर सकता है। अब देखो जरा, यानी यह पूरा का पूरा रो खत्म हो गया क्योंकि अभी सप्लाई करेगा ही नहीं। आपका ए कॉलम और बी कॉलम भी कैंसिल आउट है, तो अगला हमारे पास कहाँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यही होगा कि नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ है, अगर सप्लाई खत्म हो चुका है और डिमांड बचा हुआ है, ध्यान देना, सप्लाई खत्म हो चुका है, जिस सेल में आपने लॉट किया है उसके बाद सप्लाई खत्म हो गया लेकिन उसके डिमांड अभी बचे हुए हैं, तो सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाना, सीधे वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाना। अगर इत्तेफाक से अगर सप्लाई भी खत्म हो जाए और डिमांड भी खत्म हो जाए तो सीधे यहां से क्रॉस मूव यहां कर जाना। अगर दोनों खत्म एक ही साथ हो जाए तब मैं उसके लिए बता रहा हूं। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे देखोगे रो का डिमांड, रो का सप्लाई, यानी सप्लाई खत्म हो चुका है लेकिन डिमांड बचा हुआ है, तो जिस सेल में अलॉटमेंट किया था उससे सीधे नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएंगे। तो कितना, अब यहाँ पे देखो डिमांड कितना है 15 और सप्लाई कितना है 20, 15 और 20 विच एवर इज लोअर, 15 यूनिट, 15 यूनिट देते ही यहाँ डिमांड 0 हो गया। यहाँ पे आपको क्या है, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स रखना होगा, 5 यूनिट्स आपको बचा हुआ है, 5 यूनिट्स बचा हुआ है। चलिए यहाँ पे हमारे पास 15 यूनिट रिलॉट करने के बाद देखोगे सी का डिमांड 0 हो गया लेकिन वाई, इसका सप्लायर वाई था, वाई की डिमांड सप्लाई बची हुई है। मतलब यहां से सीधे हॉरिजेंटली हम यहाँ पे मूव करेंगे। यहाँ पे आते ही देखो, इसको सप्लाई करने वाला जो वाई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जिसकी सप्लाई 5 यूनिट है लेकिन डिमांड 30 है, 30 और 5 विचेवर इज लेवर, 5 अलॉट किया, 5 अलॉट करते हैं यहाँ पे 25 यूनिट, यहाँ 5 0 हो गया। देखो सप्लाई खत्म हो गया लेकिन इस डी सेल का भी डिमांड बचा हुआ है, तो सीधे यहां से वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएंगे। तो वर्टिकल डाउनवर्ड होते क्या आ जाएगा हमारे पास 25 और यहाँ 40 डिमांड है, यही है ना, इसका सप्लाई, सप्लाई 40 हो रहा है लेकिन डिमांड 25 है, तो हम यहाँ 25 देंगे। 25 देते ही अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ कितना बचा 15। देखो जरा, अब लास्ट यही बचा ना, यानी हमारे पास यहाँ पे 25, अब यहाँ देखो लास्ट, जो लास्ट अलॉटमेंट होगा जिसकी सप्लाई और डिमांड दोनों, सप्लाई और डिमांड दोनों क्या होगी, सेम होनी चाहिए।
सेम होनी चाहिए जहां पे भी हो। तो ये हमारे पास 15 यूनिट अलॉट करेंगे, 0, ये भी 0। यह हमारे पास है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय आईबीएफएस है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब निकालोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो जो सेल में हमने अलॉट किया, जैसे 25 इंटू 55, 25 इंटू 55 प्लस 10 इंटू 30, जिस जिस सेल में अलॉट किया उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 40 प्लस 15 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 45 प्लस 25 इंटू 35 प्लस 15 इंटू 30। मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा। 55 इंटू 25 आ गया हमारे पास 1375 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस 45 इंटू 5 हमारे पास हो गया 225। 25 इंटू 35 हमारे पास आ गया 875 प्लस 450। ऐड कर देंगे 1375 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस 225 प्लस 875 प्लस 450। ये आ गया हमारे पास। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा हमारा कितना? 4925। या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से कितना? 4925 बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये है हमारे पास इसका। अब आप लोग बताओ कि किसी को डाउट हो तो यहाँ पे बताओगे। 2530 वाला सब 2535, एक मिनट, सप्लाई 40 था। यहाँ पे देखिए आपका क्या था, 5 यूनिट तो मैंने ट्रांसफर कर दिए थे, यहाँ तो 25 बचा हुआ है। देखिए आप लोग जिसका क्वेरी है 2535 वाले सेल का बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो हमने 5 यूनिट ऑलरेडी अलॉट किया था, तो यहाँ पे 25 बचा हुआ है। यहाँ पे 25 बचा हुआ है, इस सेल का सप्लाई 40 हो सकता है। तो 40 और 25 विच एवर इज लोअर, 25 वही लेंगे। और बोलिए डाउट। गौरव कुमार आपका वही था, 40 सप्लाई था। डिमांड तो हमने उससे पहले 25 तो अलॉट किया था ना। ठीक है, बुक में तो आपको वैम से सॉल्व है, वैम से सॉल्व है, वो आगे हम लोग करेंगे। आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कॉल कर लेंगे, मैं नंबर दे दिया हूं, फिर लिख देता हूं। व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो भी मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा, पीडीएफ आप लोग ले सकते हो। पीडीएफ आप लोगों को ओएम की बुक का मैं दे दूंगा, आप लोग उसके भी क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोगों को फायदा होगा। किसी को डाउट आगे? किसी को डाउट?
तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड कंप्लीट करेंगे। एंड उसके नेक्स्ट में हम लोग का ऑप्टिमलिटी टेस्ट पे जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का दो टेस्ट दो आईबीपीएस नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मेहनत करें आप लोग, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं ओएमएसएम में, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, जो भी डाउट होगा आप लोग करो, व्हाट्सअप कर देना, जो भी डाउट्स हो उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लोगे, थ्योरेटिकल पॉइंट हो चाहे प्रैक्टिकल पॉइंट हो, कोई भी हो। ओके, बाय।